हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 नए कानून हमारे लिए बना दिए गए हैं। उसमें से जो आज हम कानून पढ़ रहे हैं यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि रिपील करके बनाया गया है साथियों क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को। साथियों, हम इसमें जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 हमसे क्या बात करता है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मीन्स कि अगर हम इसको शॉर्टकट में BNSS 2023 लिखे तो किसी भी प्रकार का कोई भी गलती हम नहीं करेंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अरेस्ट के चैप्टर को चैप्टर नंबर 5 में ही रखा गया है, जैसे कि हमारे CRPC में रखा गया था चैप्टर नंबर 5 में। ये जो स्टार्टिंग होता है ये स्टार्ट इसका होता है सेक्शन नंबर 35 से। तो साथियों, सेक्शन नंबर 35 को कल मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में इसको पढ़ने का काम किया। आज जो हम पढ़ेंगे वो सेक्शन नंबर 36 से और 37 से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा कल मामला मैंने आप सभी लोगों के सामने डील कर लिया है, और इसका वीडियोस आप सभी लोगों को हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं सेक्शन नंबर 36 की कहानी। देखिए, सेक्शन नंबर 36 आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है, क्योंकि 35 तक तो ऑलरेडी मैंने डील कर लिया है। अब मैं यहां पे सेक्शन नंबर 36 से कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, 36 नंबर का हमारा सेक्शन यहां पे क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि एवरी पुलिस ऑफिसर, जब कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाता है तो किस किस सर्कमस्टांसेस में वो व्यक्ति को अरेस्ट करने जाता है। साथियों, अगर कोई उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया होगा, वो भी ऑफेंस किस टाइप का होगा, किस नेचर का होगा साथियों, तो वो ऑफेंस जो होगा वो कॉग्निजेबल नेचर का होगा, संज्ञेय अपराध होगा। तभी पुलिस किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है, पुलिस एट दैट टाइम गिरफ्तार कर सकती है। अब देखिए कि यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस किया जाता है, कोई भी रीजनेबल अगर हमको कंप्लेंट मिलता है, कोई भी रीजनेबल डाउट होता है या कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस ऑफिसर हमको गिरफ्तार कर सकता है। यह तो बात आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं पता है। साथ ही साथ आपका सेक्शन नंबर 36 क्या कर रहा है, सेक्शन नंबर 36 आपको यहां पे बताना चाहता है। आप यहां पर देखेंगे कि एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट, जब जब किसी भी पुलिस ऑफिसर को किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है तो उसको क्या करना होता है, उसको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। किसको, पुलिस ऑफिसर को कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। और वो गाइडलाइन क्या होता है कि जब वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाएगा तब अपने ड्रेस में जाएगा। ऐसा नहीं कि विदाउट ड्रेस में हम जा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, ऐसा पुलिस वाला नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा ये प्रोसीजरल लॉ है। और प्रोसीजरल लॉ बताता है कि भाई साहब, पुलिस भाई साहब, आपके सामने प्रोसीजर खड़ा है और प्रोसीजर के ही अकॉर्डेंस में आपको जाना है। आपको अपने नाम का नेम प्लेट लगा करके जाना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। और जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो कुछ और भी गाइडलाइन हमको देखने के लिए मिलती हैं। वो ये गाइडलाइन होती है कि एट दैट टाइम वहां पे एक मेमोरेंडम भी प्रिपेयर करना पड़ता है। जिस व्यक्ति का हम अरेस्ट करने जा रहे हैं उसके लिए एक मेमोरेंडम भी हम प्रिपेयर करेंगे। मेमोरेंडम पे क्या कराया जाता है, अगर हम मेमोरेंडम की बात कराते हैं तो मेमोरेंडम पे ये होता है कि जिस व्यक्ति को हम अरेस्ट करते हैं उसका नाम रहता है, और गांव का, अगर गांव में हम अरेस्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति को तो गांव का जो संभ्रांत व्यक्ति रहता है, जैसे मुखिया जी हो गए, प्रधान जी हो गए, या उसके फैमिली का कोई मेंबर हो गया, तो उस मेंबर से उस पे क्या कराएंगे, उस पे साइन कराएंगे। और फिर से क्या कराएंगे, जिसको हम अरेस्ट करते हैं उसका भी हम काउंटर साइन वहां पे लेने का काम करते हैं। ये सारा का सारा हम काम कहां पे करते हैं, ये सारा का सारा सेक्शन नंबर 36। जब जब हम सेक्शन नंबर 36 की बात करेंगे तब आप यही समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, तो हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और सेम एज यूजुअल डिट्टो आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी देखने के लिए मिलता था। जब सेक्शन नंबर 42 को आप लोग पढ़ते थे, एज यूजुअल आपको ये चीजें देखने के लिए मिलता था। और ये पूरा का पूरा मैंने आपको सेक्शन नंबर 36 में बताने का काम किया है। सेक्शन नंबर 37 को देखिए क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 37 में ये कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट सेल। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, तो साथियों आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल रूम का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और ये जो कंट्रोल रूम होते हैं ये कहां पे कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, तो साथियों हर एक जिले में और साथ ही साथ
स्टेट लेवल पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है। ये कंट्रोल रूम किस लिए बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि प्रॉपर पता चल सके कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, कितने व्यक्ति के द्वारा ऑफेंसेस कमिट किए जा रहे हैं। इसीलिए ये क्या किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मींस की राज्य सरकार के द्वारा कंट्रोल रूम बनाया जाता है। प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम होगा, उससे ये पता चलेगा कि हाँ इस जिले में इतने अपराधी हैं और ये कंटिन्यूअसली ऑफेंस कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इनके द्वारा किसी ना किसी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जा रहा है, तो उनको क्या करने का काम किया जाएगा, कोई भी ऑफेंस होगा तो उनको सबसे पहले अरेस्ट करने का काम किया जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि कंट्रोल रूम बना होता है और कंट्रोल रूम में कुछ कुख्यात अपराधियों का फोटो आपको देखने के लिए मिलता होगा और एज यूजुअल आपको स्टेट लेवल पर भी ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि कंट्रोल रूम में बैठता कौन है, तो मैं आप सभी लोगों से कल भी ये बात बताया था साथियों कि कंट्रोल रूम में कौन बैठता है, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ही बैठता है। कौन बैठ सकता है, किसको वहां पे डेजिग्नेट किया जा सकता है? अगर डेजिग्नेशन की बात आती है, सेक्शन नंबर 37 की हम बात करते हैं, तो वहां पे किसको डेजिग्नेट किया जाएगा, तो रैंक जो होगा पुलिस का वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का ही होगा। देखिए जब आप इसके लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है कंट्रोल रूम होना चाहिए एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे। यह पहली बात मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। डेजिग्नेटेड अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट and in every police station not below the rank of assistant sub inspector of पुलिस। और आपका जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फॉल करेगा वो कहां से फॉल करेगा, वो क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा कि किस रैंक का ऑफिसर को बैठाया जाता है कंट्रोल रूम में, तो यही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की बात आएगी। बाकी इसमें चीजें आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन नंबर अगर 37 की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 38 को देखिए, ये आपसे क्या कहना चाहता है। सेक्शन नंबर 38 कह रहा है व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटरोगेटेड बाय द पुलिस ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। ये हम लोग कहां पे पढ़ते थे, अगर हम सीआरपीसी आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहेंगे तो सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 41 डी होता था और सेक्शन नंबर 41 डी के अंतर्गत हम ये सारी बातों को क्या करते थे, धूमधाम से पढ़ने का काम करते थे। वहां पे ये चीजें हमको देखने के लिए मिलती थी, लेकिन यहाँ पे हमको एक अलग से सेक्शन दे दिया गया है और इस सेक्शन में हमको क्या बताया जा रहा है, इस सेक्शन में हमें यह बताने का काम किया जा रहा है कि जब हम इंटरोगेट करवाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पसंद के अधिवक्ता को रख सकते हैं अपने मामले में, अपने मामले का क्या कराने के लिए, इंटरोगेशन करवाने के लिए। सेक्शन नंबर 38 आपका जो है कहां का, ये BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का यही बात बता रहा है। और साथियों मैं आप सभी लोगों को एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का बेयर एक्ट, और इसी बेयर एक्ट के थ्रू मैं एक एक चीजों को आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं, एक एक चीजों को बताने का काम कर रहा हूं। तो आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि बेयर एक्ट भी आ गया है, अवेलेबल करा दिया गया है इलाहाबाद पब्लिकेशन हाउस के द्वारा। जी हां साथियों, मैं सभी सब्जेक्ट का बेयर एक्ट ले लिया हूं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अभी आप लोगों ने उसको देखा, साथ ही साथ आप इस बेयर एक्ट को भी देख लीजिए। तीनों का तीनों बेयर एक्ट हमारे हाथ में है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, जो भी लॉ स्टूडेंट हैं, जो भी एडवोकेट्स हैं और जो भी हमारे पुलिस भाई साहब लोग हैं, जो पुलिस मित्र हैं, उनके पास भी ये बेयर एक्ट होना चाहिए, क्योंकि अब जब ये कानून लागू हो जाएगा तो इसी को पढ़ने की आवश्यकता होगी, हमें सीआरपीसी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बात करते हैं सेक्शन नंबर 39 की। सेक्शन नंबर 39 क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 39 कह रहा है व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। देखिए लैंग्वेजेस को पकड़िए, लैंग्वेजेस क्या कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, मींस कि पुलिस ऑफिसर प्रेजेंस है और पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में, पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में एक पर्सन के द्वारा क्या किया जा रहा है, committed, police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offenses, refuses on demand of such officer given his name, residence or given a name and residence which shall officer has been reason to believe of false। यहां पे कहने का क्या काम किया जा रहा है, यहां पे सिंपल आपसे कहने का काम किया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है और किसी भी व्यक्ति से पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, किसी भी व्यक्ति से पुलिस ऑफिसर, उसको क्या हो रहा है, पुलिस ऑफिसर को हमसे थोड़े नहीं आके पुलिस ऑफिसर पूछेगा, आपसे थोड़े नहीं पूछेगा, उसको उसके ऊपर क्या हो रहा है, रीजनेबल डाउट हो रहा है। क्या हो रहा है, रीजनेबल डाउट हो रहा है और रीजन टू बिलीव है कि नहीं
विश्वास करने का कारण है कि नहीं, इस व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है, यह व्यक्ति यहाँ पे सही दिख नहीं रहा है, यह चोर जैसा प्रतीत हो रहा है, विश्वास करने का कारण। और जब जब हम रीजन टू बिलीव की बात करेंगे तब तब हम भाग करके जाएंगे अपने सेक्शन नंबर 26 के पास। किस सेक्शन नंबर 26 के पास? तो कोड की बात करेंगे तो इंडियन पेनल कोड 1816 में एक्ट नंबर 45 के पास हम जाएंगे और वहीं पे हमें रीजन टू बिलीव का डेफिनेशन देखने के लिए मिलेगा कि क्या होता है रीजन टू बिलीव। अगर पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव मींस कि विश्वास करने का यहां पे कारण हो जाता है, तो वो व्यक्ति को क्या कर सकता है? पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है। कब कब गिरफ्तार कर सकता है? जब वो अपना नाम नहीं बताएगा, जब वो अपना पता नहीं बताएगा, जब वो अपने बारे में नहीं बताएगा, तो वहां पे क्या किया जा सकता है? वहां पे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके पुलिस ऑफिसर कहां लेकर के जाएगी? अपने घर तो लेकर के जाएगी नहीं, थाने पर लेके जाएगी। विद इन 24 आवर्स आने जाने का समय छोड़ करके उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेगी? उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही प्रेजेंट करेगी। ये बात आप सभी लोगों को पता ही होना चाहिए। और अमूमन ये बातें हम लोग सुनते हैं कि पुलिस गिरफ्तार कर लिया है, तो लोग कहते हैं घबराओ में ही 24 घंटे बाद उसको क्या मिल जाएगा? उसको बेल मिल जाएगा। आने जाने का समय छोड़ करके पुलिस ऑफिसर जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? वहां पे उसको बेल देने का काम करते हैं। साथ ही साथ यहां पर देखिए एक प्रोवाइजो दे रखा है। अब ये प्रोवाइजो आप सभी लोगों से क्या कर रहा है? provided that if such person is not resident in India, the bond shall be secured by a surety or surety resident in India की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे ये अभी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चीजें हो सकती थी उन सभी चीजों को यहाँ पे मैंने बताने का काम किया जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक करके इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर 40 की हम बात करते हैं। और जो भी बात मैं कर रहा हूं ये सभी के सभी मैं किसके अकॉर्डेंस में कर रहा हूं? तो ये सभी BNSS 2023 के अकॉर्डेंस में बात कर रहा हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन नंबर 40 आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है, इसके पास किस प्रकार की तकलीफ है, ये अपने तकलीफ को आप सभी लोगों के सामने साझा करना चाहता है। कर एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड any person who is in presence commit a non-bailable and non-cognizable offenses or any proclamation offender and without necessary delay but within 6 hours from a such arrested shall make over causes to be made in the person of arrested in the police officers की बात यहाँ पे की जा रही है। सेक्शन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 40 इतना प्यारा सेक्शन है, इतने आराम से बता रहा है, ये सिर्फ यही कहना चाहता है कि मैं या आप क्या हैं, हम और आप में से कोई भी ना कोई प्राइवेट पर्सन हो सकता है। अगर प्राइवेट पर्सन हम हैं और किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया होगा, वो ऑफेंस किस नेचर का होगा? तो साथियों वो ऑफेंस जो होगा वो नॉन बेलेबल नेचर का है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति को हम अरेस्ट कर सकते हैं। प्राइवेट व्यक्ति भी क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का काम कर सकता है। अभी आप देखेंगे कि मजिस्ट्रेट साहब भी किसी ना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। और मजिस्ट्रेट साहब कौन से मजिस्ट्रेट साहब होंगे? क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं अरेस्टेड बाय प्राइवेट पर्संस की अगर हम बात करते हैं तो ये बात हम लोग CRPC में भी पढ़ते थे। अगर आपका दिमाग अगर काम कर रहा होगा, इस समय आपका अगर दिमाग खुला होगा तो आपको दिमाग में सेक्शन नंबर 43 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जरूर आया होगा। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 आप सभी लोगों से कहता था कि अरेस्टेड बाय प्राइवेट पर्सन। वही बात आपका सेक्शन नंबर 40 यहां पे कह रहा है कि हम अरेस्ट कर सकते हैं, हम प्राइवेट पर्सन हैं फिर भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। वो प्राइवेट व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा तो वो अपने घर लेकर के जाएगा नहीं, कहां पर लेकर के जाएगा? नियर पुलिस स्टेशन के पास लेकर के जाएगा। और पुलिस को क्या करेगा? पुलिस को वहां पे मेक ओवर करेगा। ये वर्ड भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये वर्ड की हम बात करते हैं, मेक ओवर की बात कर रहा है। पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? थाने पर ले जाकर के उस व्यक्ति को मेक ओवर करना पड़ेगा। यह बात आप सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है। इसके सेकंड नंबर वाले अगर हम क्लॉजेस को पढ़ना चाहें तो ये सेकंड नंबर का क्लॉजेस आप सभी लोगों से क्या कर रहा है? कर रहा है इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव। वही रीजन टू बिलीव की हम बात कर रहे हैं, वही इंडियन पेनल कोड वाला सेक्शन नंबर 26 वाला हम बात कर रहे हैं। अगर विश्वास करने का कारण यहां पे भी होता है, किसको? प्राइवेट पर्संस के हम बिहाफ पे बात कर रहे हैं। अगर प्राइवेट पर्संस को यहां पे विश्वास करने का कारण है तो कह रहा है दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन नंबर
35 अ पुलिस ऑफिसर शैल टेक हिम इन कस्टडी की बात कर रहा है। में हमारा किस में चलता है? तो जो अरेस्ट हमारा होता है साथियों, अरेस्ट हमारा हमेशा में चलता है। अब पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट और यहां पे किसकी बात कर रहा है? यहां पे शैल की बात कर रहा है। शैल टेक हिम इन कस्टडी, उस व्यक्ति को वो क्या करेगा? कस्टडी में लेगा। यहां पे तीसरे नंबर का क्लॉज भी आप सभी लोगों के लिए दे रहा है और सेक्शन नंबर 39 का भी यहां पर जिक्र कर रहा है। और सेक्शन नंबर 39 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन नंबर 39 की यहां पे बात की जा रही है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 की, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है। यह सेक्शन आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? यह आप लोगों से बताना चाहता है कि व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। अभी मैंने आप सभी लोगों से बताया है सेक्शन नंबर 43 के बारे में। सेक्शन नंबर 43 सीआरपीसी की मैं बात कर रहा हूं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की बात कर रहा हूं। इसमें दो सेक्शन आपको देखने के लिए मिलता था। दोनों सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो एक सेक्शन नंबर 43 मिलता था जो कि प्राइवेट पर्सन की बात करता था। किसकी बात करता था? ये प्राइवेट पर्सन की बात करता था। और जो सेक्शन नंबर 44 होता था ये किसकी बात करता था? ये मजिस्ट्रेट्स की बात करता था। किसकी बात करता था साथियों? तो ये मजिस्ट्रेट की बात करता था। मजिस्ट्रेट में दोनों मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ पे गिने जाते हैं। कौन कौन मजिस्ट्रेट होते हैं? एक हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और दूसरे हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। अब आप कहेंगे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है क्या वो भी जाकर के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसके पास भी अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है? वो किसी व्यक्ति को जाकर के गिरफ्तार कर सकता है। उसी की बात हम यहां पे सेक्शन नंबर आप देख सकते हैं 41 में हम लोग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा क्या पूरे भारत में जाकर के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? नहीं 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 नहीं, इतनी पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नहीं प्रोवाइड करता हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वो कहता है गिरफ्तार कर सकते हैं। कहां पे गिरफ्तार कर सकते हैं? कब गिरफ्तार कर सकते हैं? कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? अपने जुरिस्डिक्शन में। कहां पे? अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में इस प्रकार का वो काम कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं या फिर किसी से गिरफ्तार करवा सकते हैं। इतनी पावर उन लोगों को भी दे रखी है, पुलिस ऑफिसर को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एज वेल एज जुडिशरी मजिस्ट्रेट को भी दे रखा है। साथ ही साथ आप कहेंगे कि किस मामले में? बेलेबल मामले में या फिर नॉन बेलेबल मामले में, कॉग्निजेबल मामले में या फिर नॉन कॉग्निजेबल मामले में। इन सभी मामले में इन लोगों के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है, जजेस के द्वारा, मींस की जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि सेक्शन नंबर 44 आपका हुआ करता था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, लेकिन अब चला आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन नंबर 41 के अंतर्गत चला आया है। तो आप इन सभी सेक्शंस को जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो लैंग्वेजेस में क्या लिखा है? व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। मैंने आप सभी लोगों से ऑलरेडी बता दिया है कि मजिस्ट्रेट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। व्हेन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन की भी मैंने आप सभी लोगों से चर्चा किया था कि कहां पे ये ऑफेंस कमिट किया जा रहा है। तो जो भी ऑफेंस कमिट किया जाएगा कहां पे वो अरेस्ट कर सकते हैं? तो विद इन अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में ही कर सकते हैं। ये नहीं कि वो हैं प्रयागराज के और वो जाकर के बनारस में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने लगेंगे और वहां पर बताएंगे कि नहीं मैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हूं या फिर मैं जुडिशियली मजिस्ट्रेट हूं। ऐसा उनको करने का राइट नहीं प्रोवाइड किया गया है। यह बात आप सभी लोगों को पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 41 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। और यही बात हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 भी कहता था कि अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में ही कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। मजिस्ट्रेट बना दिया गया तो इसका मतलब नहीं कि आपको पूरे भारत का पावर दे दिया गया है, आपको राष्ट्रपति और आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। आगे देखिए कह रहा है ही में हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर टू एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर। या तो खुद वो दौड़ करके जाकर के अरेस्ट कर सकते हैं या अपने किसी भी कर्मचारी को ऑर्डर दे सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या कर लो, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। एंड में देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेंट एज इन द बेल। उसके बाद से जो भी रहेगा वहां पे उसको बेल वगैरह देने का काम होगा, वो तो दिया ही जाएगा। इसके सेकंड नंबर के अगर हम क्लॉजेस की बात करते हैं तो सेकंड नंबर वाला क्लॉजेस आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? यह कहना चाहता है कि एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मजिस्ट्रेट। साथियों आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास दो टाइप के मजिस्ट्रेट हैं। मैं बार बार ये बातें आप लोगों से कहना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि सेक्शन नंबर 41 से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए और आप सेक्शन नंबर 41 से अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन का जवाब आप सही सही मार्क करके आइए क्योंकि यहां से
बार बार आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। साथ साथ अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी फेस करते हैं तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है। वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट, या तो खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं या किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं, बेटा जाओ उनको अरेस्ट करके लेकर के चले आओ, अरेस्ट कर लिया। इन हिज प्रेजेंस, कब, ऐसा नहीं कि वो घर से ऑर्डर दे दिए कि चचा को पकड़ करके लेके चले आओ। इन हिज प्रेजेंस, अगर मजिस्ट्रेट साहब वहां पे प्रेजेंस हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप ये सारी चीजों को कर सकते हैं। विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट टू द टाइम एंड द सर्कमस्टांसेस टू इशू अ वारंट की बात यहां पे की जाती है। एक और सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42 आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है। कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनी कंटेंट, सेक्शन नंबर 39 टू सेक्शन नंबर 41 बोथ इंक्लूसिव अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे सैनिक होते हैं जो कि अपने सैन्य दल से क्या कर जाते हैं, अपने सैन्य दल से भाग जाने का काम करते हैं। जब हम सीआरपीसी की बात करेंगे तो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 45 में ये मामला हमको देखने के लिए मिलता था, और यहां पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहां देखने के लिए मिल रहा है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन नंबर 42 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। अगर उनको अरेस्ट करना होता है तो कैसे किया जाता है, तो यहां पे किससे कंसेंट लेना पड़ता है, ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफाई डायरेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई टू सच क्लास और कैटेगरी द मेंबर ऑफ force changes with the maintenance of public order as may be specified देर इनकी बात कर रहा है। और यहां पे भी किससे इजाजत लेनी पड़ती है, यहां पे भी जो इजाजत लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट वेयर सब्स्टिट्यूटेड है, यहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है यहां पे सब्स्टिट्यूटेड है। मींस की कहने का तात्पर्य यह है जब हम सेक्शन नंबर 42 की बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 42 आप लोगों का यही कहता है कि अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का आदमी है और उसके द्वारा क्या किया गया है, उसके द्वारा भागने का काम किया गया है, तो हमें प्रायर कंसेंट लेना पड़ता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले। किससे कंसेंट लेना पड़ता है, तो प्रायर हमें कंसेंट लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर प्रायर परमिशन हमको लेना पड़ता है राज्य सरकार से, तभी हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं अंडर सेक्शन 42 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो साथियों यहां तक जो भी आप लोगों ने देखा सेक्शन नंबर, अगर हम 42 की बात करते हैं तो यहां तक हम लोगों ने पार्ट 2 को अपने कवर करने का काम किया है। अब जो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा वो लेकर के आऊंगा सेक्शन नंबर 43 से। कहां से लेकर के आऊंगा, तो सेक्शन नंबर 43 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का लेकर के आऊंगा, और इसमें लेकर के मैं आऊंगा आप सभी लोगों के लिए पार्ट नंबर 3। और इसी एनर्जी के साथ, इसी एंथुजियाज्म के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे और पूरा का पूरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पढ़ने का काम करेंगे। साथियों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए मेहनत किया जा रहा है इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे, तो आप सभी लोग वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी जो भी होगा वो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी आपकी फैमिली है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।